everyone. Namaste. Hello listeners. This is Assistant Professor Tanya from Trinity College London. और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट येट वेरी बेसिक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं विच इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इतना कॉमन टॉपिक है कि हम इसे 8th 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इसमें अनकवर्ड रह जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है रीडर्स को, और रीडर्स जो है इसको सॉल्व नहीं कर पाते। सो हम आज इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चीज है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज बेसिकली अ समरी। व्हेन यू आर गिवन अ डाटा सेट, आप उस डाटा सेट को एक सिंगल वैल्यू से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोला जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि हमें इस पूरी डेफिनेशन से ये तो क्लियर हो जाता है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पूरे डाटा सेट को एक सिंगल वैल्यू से समराइज कर देती है। यानी कि हमारे पास जितना भी बड़ा डाटा क्यों ना हो, हम उस पूरे डाटा को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच मेक्स आवर डाटा कंपाइलेशन वेरी वेरी इजी। एंड हमें ये सबको पता है दैट स्टैटिस्टिक्स में 3 मोस्ट कॉमन मेजर्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, विच इज मीन, मीडियन एंड मोड। तो अब हम देखते हैं कि ये सब क्या होते हैं, बट बिफोर दैट लेट अस सी कि एक गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के क्या नियम होते हैं, एक गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। सो द फर्स्ट वन सेज अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज रिजिडली डिफाइंड, विच मीन्स कि एक अच्छा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है वो अपने आप को एक बहुत ही रिजिडली डिफाइंड डेफिनेशन में डालता है। यानी कि देर इज नो वेग डेफिनेशन, देर इज नो इधर उधर की बातें, देर इज जस्ट प्रिसाइज फॉर्मूला जो कि हम डाटा में यूज करते हैं और उससे अपना आंसर पा सकते हैं। सेकेंड, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। हमारा जो वैल्यू है, जो सिंगल वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी, वो सभी ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर करके आएगी। We cannot leave the first 2 observations, we cannot leave the last 2 observations. We just have to be very precise कि हमारी सारी की सारी observations जो है, हमारी जो single value है, उन सभी observations पे based है। Next, it should be easy to calculate and understand. Obviously, whenever we are making calculations, we choose to have that formula which is easy to calculate. Similarly, for central tendency, that our data should be easy to calculate and understand. Fourth, it should have sampling stability. That is, it should not be affected by sampling fluctuations. Now हम देख चुके हैं कि कभी हमारा डाटा बहुत कम होता है, कभी हमारा डाटा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब भी हमारे डाटा में ऐसी सैम्पलिंग स्टेबिलिटी होगी, उसे ही हम गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहेंगे। अगर हमारे डाटा में स्टेबिलिटी नहीं है, यानी कि किसी के वैल्यू के बहुत बढ़ जाने से या किसी भी वैल्यू के बहुत घट जाने से अगर हमारा डाटा बहुत ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, अगर हमारी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जा रही है, इसका मतलब है कि हमारा डाटा सैम्पलिंग स्टेबिलिटी में नहीं है। सो वी वांट कि हमारा जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो सैम्पलिंग स्टेबिलिटी में रहे। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस। It should be capable for further mathematical calculations whenever we have to find out any measures of central tendency. उससे हम और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी निकाल पाए। जैसे वी ऑल नो कि हम लोग मीन को अलग अलग वेरियस वेज में, जैसे कि कोरिलेशन, जैसे कि डिस्पर्जन में यूज करते हैं। यानी कि हमने मीन को कैलकुलेट करने के बाद उसी मीन को किसी और तरीके से भी आराम से यूज किया जा सकता है। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारा जो डाटा सेट है उसे एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। एक अच्छा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वही होता है जो कि एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट ना हो, जैसे कि फर्स्ट वैल्यू या लास्ट वैल्यू, राइट। सो ये थे रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहूंगी कि अगर हमारे पास आपके जो क्लास इंचार्ज हैं उन्होंने आपका टेस्ट लिया और टेस्ट में बच्चों के मार्क्स लिखने के लिए आपको बोला कि आप मुझे एक रिपोर्ट तैयार करके बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए हैं वो दे दीजिए। तो आप बच्चों के रोल नंबर्स के साथ वो मार्क्स लिख के बच्चों को सारा पूछ के एंड आप वो टीचर को सबमिट करवा देते हैं। बट
अगर प्रिंसिपल सर टीचर से पूछने आते हैं कि मैम आपकी क्लास की परफॉर्मेंस कैसी रही, तो क्या हम उन्हें ऐसे बताएंगे, सर फर्स्ट रोल नंबर ने 78 स्कोर किया, सेकंड रोल नंबर ने 80 स्कोर किया, थर्ड रोल नंबर ने 82 स्कोर किया? क्या हम उन्हें ऐसे बताएंगे? नो। हम उन्हें एक सिंगल वैल्यू बताते हैं, जैसे कि हम उन्हें कह देते हैं कि यस सर, हमारी क्लास में जो परसेंटेज है वो 80% है। इट मीन्स हमारे पूरे डाटा सेट के लिए हमें एक सिंगल वैल्यू मिली, और उस सिंगल वैल्यू से ही प्रिंसिपल सर केम टू नो दैट इस क्लास की परफॉर्मेंस अराउंड 80 to 85% है। इसी सिंगल वैल्यू को हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर गिनते हैं, क्योंकि यही सिंगल वैल्यू हमारे पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। सो इसने भी यही किया। द बॉय एंड द गर्ल कैलकुलेटेड एवरेज ऑफ द डाटा, एंड डाटा में एवरेज कैलकुलेट करने के बाद उनकी जो परसेंटेज आई दैट वाज अराउंड 80 to 81%, which gave a clear picture that yes, this class percentage is 80 to 81%, which means students are performing well. So that is how we calculated. अब हम एवरेज निकालते कैसे हैं? Everybody knows कि average is sum of values divided by number of values. So we are given 6 or 5 set of values here, which is 1, 3, 8, 12 and 16. हम इन सभी values का sum कर लेंगे और उसे अपनी number of values से divide कर देंगे, और हमारे पास एक representative single unit value आ जाएगी, which is 8. अब सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने से पहले हमें ये तो जरूर पता होना चाहिए कि हमारे पास जो डाटा है वो किस तरह का आ सकता है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ डाटा. फर्स्ट इज नोन एज द अनग्रुप्ड डाटा एंड द सेकंड मे बी नोन एज द ग्रुप्ड डाटा. नाउ अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है? अनग्रुप्ड डाटा इज बेसिकली रॉ डाटा, जिसमें जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो सिर्फ एक सीक्वेंस में अरेंज हुए होते हैं, या फिर उनको बस ऐसे ही प्लेस किया होता है वन आफ्टर द अदर. जैसे कि वो क्लास टेस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर टीचर आपको बोलती है कि आपको सब बच्चों के टेस्ट में कितने स्कोर आए हैं वो लिख के देने हैं, तो आप ऐसा ही करेंगे. फर्स्ट बच्चे के कितने मार्क्स आए आप लिख लेंगे, सेकंड बच्चे के कितने मार्क्स आए आप लिख लेंगे, थर्ड बच्चे के कितने मार्क्स आए आप लिख लेंगे. ऐसे ही करके जब हम मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास को नोट डाउन करते हैं तो उसे बोला जाता है अनग्रुप्ड डाटा. ठीक है. बट द सेकेंड डाटा फॉर्म इज ग्रुप्ड डाटा. ग्रुप डाटा एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें हमारा डाटा एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज होता है, और इस प्रॉपर सीक्वेंस में हम डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, बिकॉज इधर या तो हमारा डाटा सेट बहुत ज्यादा लार्ज होता है, और ग्रुप्स में डिवाइड करने से हमें हमारा डाटा सेट अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाता है. जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है 0 से 10. So if the number of students in a class are large और हर बच्चे के बहुत डिफरेंट मार्क्स आ रहे हैं, so हम अपने डाटा सेट को अनग्रुप्ड डाटा फॉर्म में नहीं लिखते हुए ग्रुप्ड डाटा फॉर्म में लिखते हैं, ताकि हम क्लास इंटरवल्स बता के और बच्चों के मार्क्स को उन पर्टिकुलर क्लास इंटरवल्स में सेट कर सके. जैसे कि किस बच्चे के 0 से 10 में मार्क्स आए हैं उनको हम फर्स्ट क्लास में डाल देंगे, जिस बच्चे के 10 से 20 में मार्क्स आए हैं उसे हम सेकेंड क्लास में डाल देंगे, एंड सो ऑन. Right? So there are two forms of data, grouped and ungrouped data. अब हम आते हैं अपनी मुद्दे वाली बात पे, which is arithmetic mean. Now what is arithmetic mean? बताया है और हमें भी फॉर्मूला भी देख चुके हैं कि it is defined as the sum of all values divided by the number of all values, and it is denoted by x bar. X bar is the symbol of arithmetic mean. So whenever आपको एक डाटा सेट दिया होता है, जैसे यहाँ पे उन्होंने देखिए डाटा सेट दिया हुआ है ऊपर पिक्चर में, हमें क्या करना है, इन सभी डाटा सेट की वैल्यूज को ऐड करना है, एंड इन सभी डाटा सेट की वैल्यूज को काउंट करके डिनोमिनेटर में लिखना है एंड डिवाइड इट, एंड देयर यू गेट द आंसर फॉर मीन. क्लियर? ओके, मूविंग ऑन. अभी जो हमने किया था दैट वाज फॉर अनग्रुप्ड डाटा. अब हम इसी अनग्रुप्ड डाटा वाले सीक्वेंस को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ अनग्रुप्ड डाटा में हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज होती हैं, एंड फॉर अरिथमेटिक मीन वी हैव 3 मेथड्स. वन इज डायरेक्ट मेथड, द सेकंड वन इज शॉर्टकट मेथड, एंड द थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड. So here we are dealing with individual series and calculating it by direct method. See, they have given a very clear example. Calculate the arithmetic mean from the data showing marks of students in a class in a psychology test.
So the marks of the students were 40, 50, 55, 78, 58. So what we did was we calculated the sum total of all the values and then we divided it by the number of values. We have 5 values here, so we divided it by 5 और हमें अपना आंसर मिल गया, which is a representative of all values, 56.2. This is how we calculate individual series by direct method. Now the next one is discrete series. Difference between individual and discrete series is that individual series are just vaguely written in a sequence, single values, whereas discrete series has frequency distribution written in front of it, which means individual series के केस में अगर कोई वैल्यू रिपीट भी हो रही है तो हम उसे उतनी बार अपने डाटा में लिखेंगे, बट डिस्क्रीट सीरीज के केस में हम हर वैल्यू को एक बार लिखेंगे और उसके सामने वो कितनी बार रिपीट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ठीक है। एंड उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा और चेंज हो जाता है, विच इज x बार इज इक्वल टू समेशन fx डिवाइडेड बाय n. हियर f इज द फ्रीक्वेंसी. Let's see into an example. Calculate the arithmetic mean from the following data. Now, marks are our discrete frequency distribution, okay? And number of students is the frequency, which means 22 5 students के marks थे, 25 10 students के marks थे, 30 15 students के marks थे, 45 3 students के marks, ठीक है। So हमें क्या करना है, हमें अपने marks को each frequency distribution से multiply करना है. That means 22 multiplied by 5, 25 multiplied by 10, 30 multiplied by 15, 37 multiplied by 7, 45 multiplied by 3 and so on. और साथ ही साथ हमें अपना n find out करने के लिए number of students का भी कर लेना है total. और इसी से जो हमारा fx का total आएगा और जो हमारा x values जो हमारी frequency है उसका total आएगा, इन दोनों चीजों से हमें मिल जाएगी अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टोटल. जब हमें ये टोटल मिल जाएगा, इन दोनों टोटल्स को हमें डिवाइड करना है एंड डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगी अपना आंसर, विच इज डायरेक्ट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज के लिए मीन कैलकुलेट करना. नाउ नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूस सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट. जब हमने ग्रुप्ड डाटा के बारे में पढ़ा था, हमने एक सीरीज देखी थी जो लिखा हुआ था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड सो ऑन. अब जब ये सारी सीरीज हमारे पास लिखी होती हैं तो इन्हें कैलकुलेट कैसे किया जाए, इसके लिए हमारे पास एक और मेथड है, एक और सीरीज है, विच इज नोन एज कॉन्टिन्यूस सीरीज, जिसका फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सिमिलर है लाइक डिस्क्रीट सीरीज. द ओनली चेंज जो हम इसमें देखते हैं इज द मिड वैल्यू, बाकी सब कुछ सेम है डिस्क्रीट सीरीज की तरह. So let's look into an example. So these are the marks of all students and these are the number of students who obtained the marks. यानी कि 0 से 10 marks 5 बच्चों के आए, 10 से 20 marks 3 बच्चों के आए, 20 से 30 marks 7 बच्चों के आए, 30 से 40 marks 25 बच्चों के आए and so on. So what we have to do is, हम इस क्लास इंटरवल का डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमें इनकी मिड वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी. एंड फाइंडिंग द मिड वैल्यू इज वेरी वेरी इजी. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. यानी कि यहाँ पे हमारी जो अपर लिमिट है दैट इज 10, हमारी जो लोअर लिमिट है दैट इज 0. सो 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 5. देन नेक्स्ट 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 15. 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 25 एंड सो ऑन. जब हमें अपनी मिड वैल्यूज मिल जाएंगी, हमने अपनी मिड वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, सो हमें मिलेगा fx या fm. fm का टोटल करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे एंड हेंस वी रिसीव द आंसर ऑफ मीन थ्रू कॉन्टिन्यूअस सीरीज डायरेक्ट मेथड. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स द शॉर्टकट मेथड. नाउ शॉर्टकट मेथड डायरेक्ट मेथड से थोड़ा डिफरेंट ऐसे है क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है विच इज नोन एज द अज्यूम्ड मीन. डायरेक्ट मेथड में हम कुछ भी अज्यूम नहीं करते थे, हम सब कुछ अपना कैलकुलेट करके देखते. Whereas शॉर्टकट मेथड में हम सबसे पहले ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमारा मीन ये होता तो हमारा एक्चुअल मीन क्या होता, और उसी के लिए हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है विच इज कॉल्ड a, अज्यूम्ड मीन. ठीक है, अज्यूम्ड मीन का मतलब है कि हमें सबसे पहले अपने डाटा में से एक सपोजिंग वैल्यू निकालनी होगी और ये चेक करना होगा कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो अज्यूम्ड मीन से कितना दूर है. Let's look into an example. So here we have
डाटा, ये हमारे पास आपको दिख रहा होगा दैट इट इज अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ग्रुप्ड डाटा है हमारे पास। हमें क्या करना है, बिकॉज इट इज ग्रुप डाटा, हम इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। सो जब हमने मिड वैल्यू निकाली, उसके बाद हमारा सबसे फोरमोस्ट स्टेप होगा टू फाइंड आउट व्हाट, द मिड वैल्यू। आफ्टर फाइंडिंग आउट द मिड वैल्यू, द प्रोसेस रिमेन्स द सेम, जस्ट वन डिफरेंट स्टेप विच इज डी। नाउ व्हाट इज डी? D is the deviations from all the values, यानी कि जो हमने assumed mean चूज किया है और जो हमारी सारी मिड वैल्यूज हैं, assumed mean उन सभी मिड वैल्यूज से कितना दूर है। नाउ हमारे पास यहाँ पे मिड वैल्यूज दी हुई हैं, हमारे पास यहाँ पे सारी assumed mean दिए हुए हैं, तो हमने अपने assumed mean में से सारी वैल्यूज को माइनस करना है, यानी कि 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 minus 10, 25 minus 25, 0, 35 minus 25, 10, 45 minus 25, 20। ऐसे करके हमारे पास आ जाएगा हमारा D। अब ये जो D है, ये हमारा एक्चुअल वर्किंग पॉइंट है, क्योंकि हम इस D को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड हेंस इसका टोटल करेंगे, तो हमें मिलेगा अपना समेशन FD। और नीचे हमें डिनोमिनेटर में हमेशा सेम चीज रखनी है, विच इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ओके, so x bar is equal to a plus summation fd divided by n। जो भी हमारा assumed mean है उससे लिखेंगे, जो भी हमारा टोटल आया है उससे लिखेंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, हमें मिल जाएगा अपना आंसर। अब यहाँ पे एक चीज जो बहुत ध्यान रखने वाली है कि हमें इस सिचुएशन में BODMAS का रूल फॉलो करना है। Now everybody knows what is BODMAS, brackets of division, multiplication, addition and subtraction। इस केस में हमें सबसे पहले डिवीजन करनी है, डिवीजन करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे ऐड करके आंसर निकालना है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा मीन, मीडियन एंड मोड, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एंड आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे, घर पे रिवाइज करेंगे और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, सी यू, बाय।